हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम बताए थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुपद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा था। आज एक नया टॉपिक लेकर हम आए हैं जो आपके क्लास 10th एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 3 है। इस नए टॉपिक में हम लोग को पढ़ना क्या है? इस नए टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की बात करेंगे। उसमें इस बात को सीखेंगे कि ये चर राशि क्या है और चर राशि क्या है, क्यों इसको रैखिक समीकरण कहा गया, और साथ साथ ये युग्म क्या होता है। हर एक बातों को बारी बारी से हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखिए, बात करते हैं सबसे पहले आपको कि चर राशि। दो तो हम लोग समझ रहे हैं कि दो का मतलब होता है दो क्वांटिटी में दो। उसके बाद अब आप बात करते हैं कि चर, ये चर क्या होता है। तो चर राशि ऐसी राशि को कहते हैं जिसका मान क्या होता हो, हर समीकरण में वैरी करता हो, बदलता रहता हो। ऐसी राशि जिसका वैल्यू हर समीकरण में हर जगह क्या हो, इसका मान बदलता रहता हो, ऐसे राशि को हम लोग कौन सी राशि कहते हैं? चर राशि। और जितना भी नंबर वाला होता है वो क्या कहलाता है? अचर राशि। तो कोई भी बहुपद, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है उसमें आपको दो राशि देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको एक चर राशि और एक अचर राशि। चर राशि को इंग्लिश में हम लोग वेरिएबल कहते हैं और अचर राशि को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो आइए आज हम लोग पहले चर राशि की पहचान करना सीखेंगे कि आखिर इसको चर राशि क्यों कहा गया। तो आइए देखते हैं कैसे। तो जैसे यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन है आपका x प्लस 4 बराबर 10। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 7th 8th में भी सीखे थे, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ x को आखिर चर राशि क्यों किया गया। तो यहाँ x का मान निकालिएगा तो x बराबर यहाँ क्या था आपका 10 प्लस 4 गया तो -4। तो x बराबर कितना निकल रहा? 6। अगर इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा तो क्या करेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे तो 4 है, प्लस 8 जाएगा तो -8। तो यहाँ x का मान क्या होगा? 4 में 8 तो नहीं घटेगा बल्कि 8 में 4 घटेगा। तो यहाँ पर पता क्या चला, 8 में 4 घटाया तो निशान किसका होगा? 4 तो आएगा, मगर बड़े का निशान माइनस है, -4 आएगा। यहाँ देखिए x का मान अगर निकालना होगा तो 2x 7 है, प्लस 2 गया तो -2। हमको x का मान निकालना है तो 7 में 2 घटा 5 और 2 इंटू में है, 2 किस में है? इंटू में। बराबर के उस पर जाएगा तो बटे में, बराबर के उस पर जाएगा तो कहाँ हो जाएगा? बटे में। तो पता क्या चला कि हर एक समीकरण में x का मान कहीं 6 निकल रहा है, कहीं पे x का मान माइनस में आ रहा है, कहीं पे x का मान बटे में आ रहा है। तो हर जगह x और y या u भी, अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चर राशि, क्योंकि उसका वैल्यू हर समीकरण में क्या होता रहता? वैरी करते रहता, बदलते रहता। और जितना भी नंबर वाला, जैसे ये 2 3 5 6 7, ये सब किस राशि में आएगा? कांस्टेंट। ये एक रियल नंबर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि 2 है, 2 को तोड़ के लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 4 में से 2 घटा के लिखिएगा, 2 एकन 2 लिख सकते हैं, मगर हर हाल में लिखना कितना होगा आपको? 2 ही लिखना होगा। तो जितना भी अल्फ़ाबेट का x y z जो भी है वो सब क्या कहलाएगा? चर राशि। और चर राशि कौन हो गया? आपका नंबर वाला। तो बात समझ में आई कि चर राशि क्यों कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये चर राशि में आखिर इसको दो चर क्यों कहा गया। तो आप देखिए, इस चैप्टर में जो हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण देखेंगे तो इस तरह का समीकरण होगा। तो अब इसमें देखिए, आप ही बताइए कि इसमें कितने चर दिख रहे हैं। एक तो चेहरा x का दिख रहा है, दूसरा चेहरा किसका दिख रहा है? y का। तो पता चला क्या चर दिख रहे हैं? दो चर। तो इसलिए इसका नाम पड़ा दो चर वाले समीकरण। अब ये रैखिक क्यों? ठीक है, दो चर समझ में आ गया। अब ये रैखिक क्यों, इसको रैखिक क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि किसी भी बहुपद पर, किसी भी क्या हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे अगर पावर 1 है, ठीक है, इस पे पावर कितना छुपा हुआ? 1 है। 1 लिखते नहीं, 1 छिपा रहता है। इस पर ही पावर कितना है आपका? 1 है। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बहुपद पर अगर पावर 1 है तो ऐसे समीकरण को हम लोग कौन सा समीकरण कहेंगे? रैखिक समीकरण। और दूसरी बात क्या कि इस तरह के समीकरण से एक रेखा का निर्माण होता है। जब आप ग्राफ पढ़िएगा तो देखिएगा एक लाइन का निर्माण होगा, इस तरह के समीकरण से एक रेखा का निर्माण होता है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? रेखा से ही बना आपका क्या? रैखिक समीकरण। समझ में आया बात? तो ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। और पिछले क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कैसे पहचानेंगे कि द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात है, यानी पावर के आधार पर क्लासिफिकेशन सिखाया था। फिलहाल अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं रैखिक समीकरण का, तो रैखिक समीकरण देखेंगे। अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन रहता है x प्लस 2y प्लस 3z, ठीक है, 3z बराबर 8, तो ये क्या चर वाले रैखिक समीकरण हो जाते हैं। तब हम देखते हैं कि इसमें किसका किसका चेहरा दिख रहा है। एक तो x का, दूसरा y का, तीसरा z का। तो आपको तीन मतलब अल्फ़ाबेट का 3 वर्ड दिख रहा है। तो इसका कितने चर वाले रैखिक समीकरण हो जाएंगे? 3 चर वाले। और सिर्फ अगर आपका मान के चलिए ये y, यहाँ भी y रहता, इस तरह का रहता 2y प्लस 3y बराबर 8, तो ये क्या चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं?
एक चर वाले, है ना, क्योंकि सिर्फ y का ही चेहरा दो जगह दिख रहा और कुछ था नहीं, तो ये ऐसे समीकरण को हम लोग क्या कहेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और पावर के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं कि अगर पावर 2 है तो द्विघात, अगर इस पर अधिकतम पावर 2 रहता तो इसका नाम बदल जाता, क्या हो जाता, तब इसका नाम रख देते द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण कहते हैं, द्वि मतलब 2 और घात मतलब पावर, 2 पावर वाले समीकरण को हम लोग द्विघात कहते हैं। अगर इस पर अधिकतम पावर मैक्सिमम पावर 3 रहता तो त्रिघात बहुपद का नाम देते। तो ये सब आगे भी क्लास में सीखिएगा 4.1 जब पढ़िएगा, और इससे पहले चैप्टर वीडियो नहीं देखा तो आप 2.1 2.2 देखिए, वहाँ पे हम बहुपद के बारे में समझाया है। तो फिलहाल हम लोग आज बात कर रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हमको लोग पहचान लिए चर राशि क्या और अचर राशि क्या। अब लास्ट में बात आता है युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो देखिए दो समीकरण है ना, 9th क्लास में पढ़ा था तो अलग अलग एक एक समीकरण मिलता था, मगर यहाँ पे क्या आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमेशा जोड़े में मिलेगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए या इस क्वेश्चन को देख लीजिए, तो इसी जोड़े को हम लोग क्या हिंदी में क्या कहते हैं, युग्म कहते हैं, पेयर कहिए इंग्लिश में या जोड़ा कहिए, ठीक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बात समझ में आई। अब आइए इसको हल करने की कितनी विधियाँ, हम लोग जो इसको बनाने के लिए सीखेंगे वो कितने मेथड से सीखेंगे। तो इस समीकरण को यानी इस चैप्टर में जो समीकरण आपको देखने को मिलेगा, इसको बनाने की 4 विधियाँ, 4 मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड कौन कौन सा है, कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो देखिए पहला विधि है ग्राफीय विधि, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है, तो ग्राफीय विधि सीखेंगे। दूसरा आपका विलोपन विधि, तीसरा है आपका प्रतिस्थापन विधि, और चौथा क्या है आपका बरज-गुणन विधि। तो एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.5 के बीच आपको ये चारों मेथड सीखना है, ठीक है। हम लोग बारी बारी से मेथड सीखेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग जिस मेथड का बात करने जा रहे हैं वो विलोपन विधि का बात करने जा रहे हैं। आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो कौन सी मेथड से देखेंगे, विलोपन से। बाकी हम आपको सारा मेथड बारी बारी से सिखाएंगे, कोई भी मेथड छूटेगा नहीं। ग्राफीय विधि भी सिखाएंगे और बाकी जो मेथड आपका और इसके अलावा बच रहा वो सब से क्वेश्चन बनाने के लिए सिखाएंगे, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर दे और पूछे, जिस विधि से बनाने के लिए बोले आप उसको सॉल्व करके आएँ, एग्जाम में छूटे नहीं, ठीक है। तो आइए बात करते हैं विलोपन विधि। विलोपन में करते क्या, विलोपन विधि को इंग्लिश में एलिमिनेट मेथड कहते हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है छांटना, विलोपन का मतलब विलुप्त करो किसी एक को। तो ये दो चर राशि आपको दिख रहा है, एक x एक y। आइए देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। विलोपन विधि से कौन से मेथड से पढ़ रहे हैं, विलोपन विधि। तो क्वेश्चन आपका 2x + 3y = 13, 4x + 5y = 23। तो अब इसका फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में दोनों क्वेश्चन उतारेंगे, इसको समीकरण ये वाले को जो ये है यहाँ से यहाँ तक, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और ये वाले को समीकरण क्या मान लेंगे, 2। आगे क्या करेंगे, तो विलोपन विधि में किसी एक को विलुप्त करना होता है, या तो x वाले को विलुप्त या तो y वाले को विलुप्त। अब विलुप्त करेंगे कैसे, अगर x को विलुप्त करना है ना, तो हर हाल में दोनों x सेम करेंगे, ऊपर वाले x और नीचे वाले x को सेम करेंगे। जैसे यहाँ 4x है, यहाँ 2x है, तो यहाँ भी हमको 4x पुराना होगा, ठीक है। तो हर हाल में अगर x को विलुप्त करना है तो x वाले को सेम करेंगे, अगर y वाले को विलुप्त करना है तो y को दोनों हर हाल में क्या करेंगे, सेम करेंगे। किसी एक को विलुप्त कीजिएगा तभी आप में इस समीकरण से x और y का मान निकलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे विलुप्त करेंगे। तो यहाँ देख रहे 4x है, यहाँ 2x है, सेम नहीं। अगर ये ऐसा रहता जैसा पहले वाले क्वेश्चन में, तब तो ऑलरेडी सेम है तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करना पड़ता। कितने से गुना करते, 1 से ऊपर भी 1 से नीचे भी। अगर सेम रहता तब यहाँ भी एक ही x है, यहाँ भी एक x, मगर ऐसा है नहीं। हम 2 नंबर क्वेश्चन आपको सिखा रहे हैं, 1 नंबर नहीं। तो 2 नंबर में ऊपर 2x है और नीचे क्या आपका 4x है, तो सेम करना भाई। तो यहाँ 4x है, ऊपर 4 पुराने के लिए कितने से गुना करना होगा, 2 से, और नीचे कुछ नहीं करना तो कितने से गुना करेंगे, नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं करना तो कितने से गुना करेंगे, 1 से। तो आइए देखिए अब गुना करते हैं। लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से गुना कीजिए, तो 2 दूना 4x, यानी इस 2 से बारी बारी से पूरे समीकरण को गुना करेंगे। 2 दूना कितना हो गया, 4x, 2 तिया कितना हो गया, 6y, और 13 दूना कितना हो गया, 26। अब 1 से किसी भी चीज़ को गुना करेंगे सेम उतर जाएगा, तो 4x एकन 4x, 5y एकन 5y, और 23 एकन 23। अब क्या करेंगे, विलोपन में हम लोग क्या करते हैं, सबका नीचे वाले का निशान चेंज करते हैं, ताकि विलुप्त करना है ना। तो निशान चेंज करेंगे, इसके आगे प्लस है तो क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिया, अगर ये माइनस रहता तो प्लस कर देते। यहाँ भी देख रहे 23 के आगे प्लस छिपा हुआ, तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस। अब देखिए तो 4x में 4x कैंसिल, 6y प्लस में और 5y प्लस में था, निशान बदल के क्या हो गया, माइनस हो गया।
तो क्या करेंगे 6y में 5y घटाएंगे तो क्या y बचेगा 1y, इधर बच गया 1y। उधर देखिए 26 प्लस में या 23 किस में माइनस में, 26 में 23 जाएगा कितना बचेगा 3, बड़े का निशान प्लस है तो प्लस लिखाता नहीं, यहाँ भी 6 में से 5 घटाया था, बड़े का निशान प्लस है तो प्लस लिखाता नहीं, तो y का मान पता चल गया, y बराबर कितना निकल गया 3। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान निकालने सीखा। अब विलोपन विधि में x का मान कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतारिए, 2x + 3y = 13 है, इसको उतार दिया। अब ये समीकरण 1 में y को ढूंढेंगे, y कहाँ कहाँ, कभी कभी y 2 जगह रहता है, तो जहाँ जहाँ y दिखेगा समीकरण में वहाँ y के जगह y ना लिख करके y का जो वैल्यू हमने निकाला 3 उसको क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। तो आइए देखते कैसे। तो 2x + 3y = 13 था, 2x + 3y, 3y का मतलब क्या होगा 3 गुना y, तो 3 गुना y तो नहीं लिखना, y की जगह क्या लिखना 3 लिखना, तो यहाँ देखिए 3 गुना y नहीं लिखे वे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x 3 तिया 9 = 13। अब x वाला अकेला रहेगा इधर, बाकी सब को बोलेगा भैया आप लोग उधर चले जाइए, हम इधर अकेले रहेंगे आराम से, तो = किस तरफ सिर्फ x को रखेंगे, तो पहले 9 को भेजा कि 9 उधर चले जाओ, प्लस 9 बराबर किस पर जाएगा तो -9, 13 अपना जगह छोड़ा नहीं छोड़ेगा, पहले जो उधर नंबर वाला पहले वही बैठेगा, बाकी ये कहेगा कि भाई जिसको भी आना है इधर मेरे बगल में आकर बैठो, तो +9 बराबर किस पर जाएगा तो -9, 13 में 9 घटा 4, 2 से काट दीजिए क्योंकि 2 × में उधर जाएगा तो बटे में यहीं पे काट देते हैं, 2 × 2 2 दूना 4, तो x बराबर कितना निकल गया 2 निकल गया, x का मान 2 निकल गया और y का मान कितना निकल गया आपका 3, यही आपका आंसर हो गया। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने कहेगा तो इसी तरह से x और y का मान निकालना होगा हम लोग को। तो हल करने का मतलब ही है, अगर चर राशि में आपका x y है तो x y का मान निकालेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में चर राशि की जगह क्या यूज़ किया, अल्फ़ाबेट का s और t यूज़ किया, तो इसमें s और t का मान निकालेंगे। किसी में u भी लिखता है तो u भी का मान निकालेंगे, यानी अल्फ़ाबेट का जो भी वर्ड रहेगा उसका वैल्यू क्या करना हम लोग को निकालना है। हाँ, निकालने के लिए अलग अलग 4 विधियाँ हैं, अभी जो हम लोग विधि पढ़ रहे हैं उस विधि का नाम क्या है, विलोपन विधि। तो उम्मीद करते हैं कि आपको x y का वैल्यू निकालने के लिए समझ में आया होगा। बाकी आगे एक क्वेश्चन और देख लेंगे, अभी जल्दी से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको ये करेंगे रब करेंगे जल्दी से फटाक से। आइए देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन आसान है इसलिए हम छोड़ दिए, क्योंकि पहला तो एक सेम ही है, 1 से गुना कीजिएगा बन जाएगा। आइए 3 नंबर देखिए, जब बटे वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह से बनाएंगे। तो पता क्या चला, ये सॉल्यूशन लिखेंगे 3 नंबर का सॉल्यूशन s - t = 3, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, और दूसरा जो आपका s/3 + t/2 = 6, इसको अभी समीकरण 2 नहीं मानेंगे, ठीक है। हालांकि इसको 2 भी डायरेक्ट मान करके बना सकते हैं, मगर आप पहले देखिए ये क्या आपका हॉरिजेंटल फॉर्म में है, ठीक है। हॉरिजेंटल फॉर्म में इसको भी पहले क्या करेंगे, ये बटे में जो है वर्टिकल फॉर्म में जो है इसको भी क्या करेंगे, एलसीएम लेकर के हॉरिजेंटल फॉर्म में चेंज करेंगे, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम लोग बटे का जोड़ सीखा, 6, 7, 8 में भी सीखा। तो बटे का जोड़ में लोग क्या करते थे, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे, 3 2 का एलसीएम लीजिएगा कितना होगा, अलग अलग पहाड़े में आता तो 3 2 का जब रफ में इस तरह से एलसीएम लीजिएगा तो 3 2 का एलसीएम आएगा 6 ही आएगा, गुना कर देते हैं तो 6 हो गया। 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे 6 आएगा, तो 2 बार। उस 2 को ऊपर वाली संख्या से, तो ऊपर में s है तो 2 को s से गुना कर दिया, प्लस का निशान है प्लस, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे जो 6 आएगा, तो 3 बार। उस 3 को ऊपर वाली संख्या से गुना करेंगे, तो ऊपर में t है उसको कितने से गुना करना, 3 से, तो 3t = 6। अब ये 6 बटे में हम लोग जानते हैं कि बटे वाले को बराबर के उस पर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, इनटू में, बटे वाला उधर जाएगा तो इनटू में, तो इनटू में तो 6 जगह कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ देखिए 2s + 3t 6 बटे में उधर जाएगा तो इनटू में, तो डायरेक्ट गुना कर देते हैं, 6 जगह कितना हो गया 36। अब इसको समीकरण 2 मानिएगा। तो समीकरण 1 पता था, समीकरण 2 भी हमने क्या क्या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चेंज कर लिया, बटे वाला रहेगा तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में पहले चेंज कर लीजिएगा तो आसान होगा बनाने में, चेंज हो गया। अब क्या करना भाई, तो विलोपन विधि से पढ़ रहे हैं तो विलोपन विधि कहता ही है पहले वाले को सेम करो, या तो x को या तो y को। अब सेम कैसे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं 2s है, यहाँ सिर्फ क्या है s है, 2 घट रहा, जब 2 घट रहा तो इसको क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, और यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ सेम रहने देना, तो जहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना वहाँ पे 1 से गुना करेंगे। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से, तो बाकी वैसे गुना करेंगे, 2 को s से 2s, 2 को t से 2t और 2 को 3 से 2 3 6, यहाँ नीचे 1 से गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा, 2s + 3t = 36, सेम उतर गया। अब निशान चेंज करेंगे, विलोपन विधि में प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो ये 2s कैंसिल, एक विलुप्त हो गया, एक चर राशि विलुप्त। अब t वाले को देखिए, ये 2t किस में है,
माइनस में, और ये 2t था प्लस में मगर हो गया किस में, माइनस में। तो ऊपर वाला भी माइनस, नीचे वाला भी माइनस, दोनों सेम निशान है तो जोड़ देंगे। 3 2 कितना हो गया 5t, जुटा माइनस में इसलिए माइनस में। ठीक है, यहाँ देखिए 6 प्लस में या 36 किस में, माइनस में। तो 1 प्लस 1 माइनस, जहाँ 2 अलग निशान घटा देंगे। 36 में 6 जाएगा 30, तो 36 में 6 घटाया, 36 का आगे निशान किसका, माइनस का, इसलिए माइनस। आप लोग मतलब माइनस प्लस पे ज़रूर गौर कीजिएगा। होता है कि हम लोग जो बनाते हैं तो हम लोग को यही सब गलती हो जाता है, घटा तो देते हैं मगर माइनस भूल जाते हैं, जोड़ तो देते हैं माइनस भूल जाते हैं, जिस कारण से आना चाहिए था आंसर प्लस में, आ गया माइनस में। ये सब गलती देखने को मिलती है, तो इस सबको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ जोड़ा है दोनों माइनस में इसलिए निशान माइनस में, यहाँ घटाया है बड़े वाले से छोटे वाले को तो बड़े वाले का निशान माइनस था इसलिए माइनस। अब देखिए ये माइनस कैंसिल, 5 एकन 5, 5 छक्के 30 कैंसिल। तो टी का मान कितना निकल गया 6। एक चर राशि पता चल गया टी। अब और किसका निकालना, एस का। तो कैसे निकलेगा, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में टी का मान रखने पर, वहाँ इससे पहले वाले समीकरण में एक्स वाई था तो वहाँ पे लिखा था समीकरण 1 में वाई का मान रखने पर, यहाँ हमको टी है तो समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, टी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 कौन है, उतारिए तो एस माइनस टी बराबर 3। अब टी ढूंढेंगे समीकरण 1 में, तो एस माइनस टी, जहाँ टी है अब टी ना लिख करके टी का वैल्यू कितना 6, उसके जगह 6 रख देंगे। अब हम लोग एस अकेला रहेगा, नंबर बोलेगा भाई तुम लोग सब एक तरफ चले जाओ, सारे ग्रुप एक तरफ। तो एस है 3 पहले से बैठा हुआ उधर नहीं हटेगा, -6 को बोला आप बगल में बैठो तो -6 बराबर कुछ पर जाएगा तो +6, तो 6 3 कितना हो गया 9। एस का मान 9 और टी का मान कितना निकाला था 6, हो गया आंसर। यही आपको सॉल्व करना विलोपन विधि से। आसान क्वेश्चन रहता है, कुछ है नहीं, कुछ बटे में आएगा कुछ रूट में आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है, और उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि हम लोग लैंग्वेज पढ़ के समीकरण नहीं सेट कर पाते हैं। तो मेन उसी को हम लोग को सीखना है, सॉल्व करने। डायरेक्ट समीकरण तो सीख गए कैसे सॉल्व करना, मगर समीकरण लैंग्वेज वाले को पढ़ के इसमें सेट करना, समीकरण में सेट करना, वो समस्या होती है। तो वहाँ पर हम लोग वही चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगे तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, डेट्स ऑल।